गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में बहुत सारे टॉपिक को स्टार्ट किया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ था। और सिर्फ जो झारखंड होमवर्क सीरीज चल रहा है जैसे सीजीएल के लिए, जो कि बाकी के एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है, तो सिर्फ वो लेक्चर चलाया जा रहा था। आज से ये सारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से लेक्चर, एक बार टाइम टेबल देख लीजिए। ये जो टाइम टेबल है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे सीजीएल की तैयारी जो है वो करवाई जा रही है, लेकिन ये जेसीसी के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल, इवन जेपीएससी के लिए भी जो है ये काफ़ी यूजफुल होगा। अब जेसीसी का कौन कौन सा एग्जाम एक्साइज का होने वाला है, 10th इंटरमीडिएट लेवल का आने वाला है, तो ये सारे एग्जाम्स में ये जो है यूजफुल होगा। ये रूटीन है। ओके, 5:30 AM में झारखंड करंट अफेयर्स है जो कि डेली चलता है, और बाकी जो है होमवर्क भी डेली चलेगा। और बाकी जो है ये अल्टरनेट डे करके है ना, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरह से जो है ये चलेगा। ये रूटीन एक बार आप देख सकते हैं। और इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो क्लास का नोट्स है, वो जो है टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये जो है टॉपिक, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये सीरीज जो है इवनिंग में 9 PM में चलता है, डेली चलता है ये 50 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन संडे को चलाया जाता है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, और जैसे कि आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल के लिए ये टॉपिक है, इस पर बेस्ड 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड के आंदोलन। तो झारखंड में जो आंदोलन हुए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन को पढ़ा है। अभी तक इसका जो है, अभी तक इसका 20 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस 20 पार्ट में जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास था। उसके बाद क्या है कि बाकी के जो है कंसेप्चुअल क्लास हैं, और जो भी कंसेप्चुअल क्लास होते हैं तो उस पर बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवाया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। और क्वेश्चन कराने का फ़ायदा ये है कि ये जो आपने पढ़ रखा है ये याद हो जाता है, एक तरह से असेंबल हो जाता है ना। तो दोनों जो है हम लोग इस पैटर्न को कंटिन्यू अब करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, इसके पहले हम लोगों ने हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ज्वार विद्रोह, चेरो विद्रोह, है ना, ढाल विद्रोह, ये सब विद्रोह हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो कोल विद्रोह स्टार्ट करते हैं। आप इसको समझते चलिए कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है क्लास नोट्स का, ये आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इससे पहला यही बनता है कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा है। ऑप्शन में रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक कोल विद्रोह जो है ये सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि कोल विद्रोह जो है ये प्रथम सुसंगठित है ना। ऐसा क्यों बोला जा रहा है अभी समझ में आ जाएगा आपको। तथा व्यापक, तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। सुसंगठित क्यों बोला जा रहा है अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो विद्रोह है, हम लोग इसके कारण को जानेंगे, आखिर क्या कारण थे कि ये विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए, है ना। इस विद्रोह का रिजल्ट क्या हुआ, आखिर क्या प्रभाव इस विद्रोह ने डाला है अंग्रेजों पर और यहाँ के लोगों पर। तो ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कुछ हम लोग बैकग्राउंड तैयार करते हैं। देखिए, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ये बहुत ही बड़ा विद्रोह माना जाता है ना। इवन झारखंड में भी ये विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह के पहले इस विद्रोह के पहले झारखंड में 3 बड़े-बड़े विद्रोह हुए थे। कौन-कौन से? कोल विद्रोह, है ना, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। ये 3 बड़े-बड़े विद्रोह जो है माने जाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोल विद्रोह है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे व्यापक था और प्रभावशाली भी था। इसको भयंकर भी बोल सकते हैं आप, है ना, बहुत ही व्यापक था ये कोल विद्रोह। ओके, अब इस विद्रोह का जो विस्तार देखने को मिलता है, इस विद्रोह का जो विस्तार देखने को मिलता है, ये छोटा नागपुर खास हो गया, जहाँ पर नागवंश का शासन था, है ना।
सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, ठीक है, पलामू का भी क्षेत्र हो गया, और इसके अलावा मानभूम का क्षेत्र हो गया। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इस विद्रोह का असर ज्यादा देखने को मिला था। वैसे तो कोल्हान क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कोल्हान क्षेत्र ही इस विद्रोह से इफेक्टेड नहीं था। ये सारे क्षेत्र जो मैंने लिखे हैं, ये सभी जो है इससे जुड़े हुए थे। ओके, अब यहां पर क्या है कि ये जो विद्रोह है इसका कारण क्या है। जो सबसे पहला क्लास मैंने लिया है इस विद्रोह का, ये जो विद्रोह का सीरीज चल रहा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सबसे जो पहला क्लास है, लगभग मैंने 15 से 20 मिनट का क्लास लिया था। इवन जो है शायद वो आधा घंटा का होगा, है ना। तो ये जो विद्रोह का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो मैंने बताए हैं वो रीजंस बताए हैं। जो भी विद्रोह किए गए उसके क्या रीजंस रहे होंगे, क्या रीजंस कॉमन रीजंस थे, ये सारे रीजंस मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था। वही सब पॉइंट जो है ये सारे विद्रोह में काम आते हैं। अभी मैं कुछ बताने वाला हूं, अगर आपने वो क्लास देख रखा आपको याद होगा, तो आपको लगेगा कि मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूं। ओके, तो कोल विद्रोह के जो कारण थे इसको हम लोग समझते हैं। एक तो बैकग्राउंड का कारण समझेंगे, धीरे धीरे जो पनप रहा है ना, धीरे धीरे जो गुस्सा संगठित हो रहा है, संग्रहित हो रहा है, और अचानक से क्या हो जाता है। तो एक बैकग्राउंड वाला भी रीजन देखेंगे, और एक जो तत्कालिक कारण है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों कारणों को पहले समझ लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे इसके व्यापक असर का, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका असर क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले कारण को समझते हैं। ओके, कारण को समझते हैं। अच्छा, कारण को भी समझने से पहले ये मैं बता दूं कि ये जो कोल विद्रोह है, ये जो कोल विद्रोह है, तो इसे बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो कोल विद्रोह है ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय, और ऐसा कह सकते हैं कि निजी कारण है ना, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है निजी कारण से संबंधित एक विद्रोह है। तो काफी छोटा नाम इसको दिया जाता है, स्थानीय विद्रोह है, निजी कारण से उत्पन्न जो आक्रोश है वो विद्रोह है ना, एक ये हो गया। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार जो हैं, ज्यादातर जो आप कह सकते हैं जो समीक्षक हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो कोल विद्रोह है, ये जो कोल विद्रोह है, ये अंग्रेजों के खिलाफ, ये अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया राष्ट्रहित में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था। ओके, तो राष्ट्रहित में लड़ा गया ये काफी बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत से इतिहासकार इसको मानते हैं। तो दोनों मत हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना है। ओके, अब मैं बताता हूं इसके कारण को। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1765 से, है ना, बिल्कुल बेसिक से। मैं जो बता रहा हूँ, ये जो लेक्चर आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जेएसएससी के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जेपीएससी के मेंस में भी ये काम आएगा आपको, है ना। तो इसे आप देखिए, इसका जो है फायदा उठाइए, जो क्लास नोट्स दिए जाते हैं आप उसको रिवाइज करने के लिए यूज कीजिए, और खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस करवाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास करवाए जाते हैं, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो इवनिंग में जो करवाया जाता है होमवर्क क्लास, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग उसका जो है उससे जुड़कर जो है बहुत लोग फायदा ले रहे हैं। आप भी अगर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। तो 1765 में क्या हुआ, 1765 में दीवानी मिलती है अंग्रेजों को। अब दीवानी मिलने के बाद क्या है कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज 1767 में झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कहानी आपको पता होगी, है ना। तो अब क्या होता है कि ये अलग अलग नई नई नीतियां बनाने लगते हैं, है ना, नई नई ये नीति बनाने लगते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ऐसी नीति, ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो कि आदिवासियों के खिलाफ बनाई गई हैं, आदिवासियों के हित के विरुद्ध बनाया गया है। ऐसी बहुत सी नीतियां हैं। तो एक रीजन ये है कि इनके अगेंस्ट में जो नीतियां हैं, तो उनसे जो गुस्सा पनप रहा था, ये लगभग 60 से 65 आप कह सकते हैं, 1831 में ये विद्रोह होता है। 1765 से अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 65-70 हो जा रहा है। तो इतने साल तक ये एक तरह से गुस्सा संग्रहित हो रहा है। एक ये रीजन हो गया, है ना। दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आदिवासियों
कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी, स्थानीय शासन व्यवस्था, जैसे कि पढ़ा पंचायत हो गया, तो इसमें अंग्रेजों का दखल अंदाजी, इसमें जो है अंग्रेजों का दखल अंदाजी, जैसे कि पुलिस सिस्टम हो गया, कचहरी हो गया, कुछ भी होता था तो आदिवासी जो हैं उनका स्थानीय शासन व्यवस्था इतना बढ़िया था कि काफ़ी अच्छे से उसको जो है वो सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि इसको जो है मान्यता देना बंद करते हैं और उनको पुलिस कचहरी से हस्तक्षेप करवाते हैं। तो एक ये रीज़न था, वो नहीं चाहते थे कि इसमें जो है हस्तक्षेप किया जाए अंग्रेजों के द्वारा, वो चाहते थे कि ये स्थानीय शासन उनका फिर से बहाल हो जाए। तो एक ये रीज़न था। रीज़न्स आप समझते चलिए, क्योंकि किसी भी विद्रोह की रीज़न को आप नहीं समझेंगे, तो आप जो है इस विद्रोह को भी नहीं समझ पाएँगे। आपने ध्यान दिया होगा मैंने जितने भी विद्रोह बताए हैं, सब में जो है रीज़न्स बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तीसरा जो है जंगल, जंगल पर प्रवेश जो है एंट्रेंस, है ना? जंगल पर प्रवेश जो है ये मना कर दिया गया था, प्रवेश जो है बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी थे उस समय, तो उनका जो पालन-पोषण होता था, तो उसमें जंगल का बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे? ये क्या करते थे, जंगलों को साफ़ करते थे, फिर इसको साफ़ करने के बाद उसे खेत के रूप में जो एस्टैब्लिश करते थे, फिर खेती की जाती थी, है ना? अन्न उपजाया जाता था, फिर ये अपना भरण-पोषण करते थे। एक ये हो गया। दूसरा ये, इनके जो मवेशी थे, इनके जो पालतू जानवर थे, गाय हो गया, कुछ भी हो गया, तो इनके लिए क्या है कि चारागाह का काम जंगल ही था। चारागाह का जो स्थल है, तो ये जंगल ही था, है ना? तो इनके जो मवेशी हो गए, इनके जो पालतू जानवर हो गए, तो अब क्या है कि इनको भी यहाँ नहीं ले जाना है। आदिवासी तो नहीं जा सकते हैं, जानवरों को भी अब एंट्रेंस जो है नहीं देना है, वो नहीं ले जा सकते हैं। ये 2 रीज़न। तीसरा इसमें एक ये भी शामिल हो सकता है कि ये जो है लकड़ियों का जो इस्तेमाल करते थे जंगलों में पेड़ों को काट कर, वो भी बंद कर दिया गया, है ना? पेड़ काटना ये भी बंद कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा असर डालता आदिवासियों के मन पर, ठीक है? एक ये हो गया। चौथा यहाँ पर है, चौथा रीज़न ये है ज़मीन की ज़मीन की बंदोबस्ती, ज़मीन की बंदोबस्ती। आपको याद होगा 1857 के विद्रोह के पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लाया जाता है कार्नवालिस के द्वारा, है ना? उसके बाद रैयतवाड़ी लाया जाता है, रैयतवाड़ी लाया जाता है। फिर उसके बाद जो है जो महाल बोलते हैं, गाँव वाला जो वाड़ी गाँव वाला जो अस्थाई व्यवस्था बोलते हैं। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें क्या था, इसमें जो मीडिएटर था उसको खत्म करके डायरेक्ट किसान से जो है ये टैक्स लिया जाता था, और ये टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, ये 1/2 था, 1/2 था, और बहुत से क्षेत्रों में 51% क्षेत्रों में ये फैला हुआ था, है ना? तो एक ये रीज़न था कि ज़मीन की जो बंदोबस्ती है, इसके कारण क्या हुआ कि टैक्स को इतना बढ़ा दिया गया कि जो आदिवासी लोग हैं, वो ये टैक्स दे नहीं पाते थे, और टैक्स नहीं देने के कारण इनकी जो ज़मीन है, इन पर इनका मालिकाना हक जो है, वो ख़त्म कर दिया जा रहा था। एक ये भी रीज़न है, एक ये भी रीज़न है, ठीक है? अब इसमें क्या है, एक और जो इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आता है, वो है कि इनका जो परंपरागत पेय है ना? हड़िया, जिस पर जो टैक्स लगाया गया, ये क्वेश्चन आता है, पदचुई कर बोलते हैं। तो ये टैक्स इस पर लगाया गया था। ये हड़िया सिर्फ़ सामान्य पेय नहीं होकर, ये जो है धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था। विभिन्न धार्मिक कृत्यों के बाद क्या होता था, विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के बाद क्या होता था कि ये जो हड़िया है इसका सेवन जो देवता होते थे उनको किया जाता था। तो इस पर जो है टैक्स लगा दिया गया, जो कि सीधा धार्मिक चीज़ पर असर डालता है ना? धार्मिक ठेस पहुँचाता है। तो एक ये रीज़न हो गया। उसके बाद एक रीज़न ये भी है कि जो दीकू थे, है ना? दीकू समझ रहे होंगे, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बाहर से लाए गए लोग बहाल किए गए थे, कर्मचारी बनाए गए थे। तो उन लोगों के द्वारा यहाँ के आदिवासियों का शोषण करना, एक ये भी रीज़न है। रीज़न्स आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ये भी रीज़न है। ये सभी कोल विद्रोह का रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है?
एक ये भी रीज़न है। इसके बाद क्या है कि अफ़ीम की खेती के लिए अफ़ीम की खेती के लिए अफ़ीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित करना, ठीक है? अफ़ीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित करना। तो ये सब जो रीज़न्स मैंने बताए, ये वो रीज़न्स हैं जो कि धीरे-धीरे आदिवासियों के मन में गुस्सा के रूप में, है ना? जो हीन भावना होती है उसके रूप में ये संग्रहित हो रहा था, धीरे-धीरे करके, ठीक है? अब एक रीज़न बता रहा हूँ तत्कालिक कारण इसका। इसका जो तत्कालिक कारण है इसे आप समझिए। तत्कालिक कारण। इस तरह से एक बार आपने पढ़ लिया ना, हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तत्कालिक कारण। तो अब यहाँ पर समझिए, 2 लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। एक है सिंधराई सिंधराई मानकी और एक है सुरगा मुंडा और एक है सुरगा मुंडा। ठीक है? तो अभी यहाँ पर एक कहानी है ना? यहाँ पर एक कहानी है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आखिर है क्या ये? देखिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या है कि छोटा नागपुर, है ना? छोटा नागपुर की बात हो रही है। छोटा नागपुर छोटा नागपुर या छोटा नागपुर खास कह लीजिए, लगता है इससे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो छोटा नागपुर खास, इस समय जो नागवंशी राजा थे, तो उनका जो छोटा भाई है, उनका नाम था हरनाथ शाही। हरनाथ शाही। तो इसने क्या किया, हरनाथ शाही ने क्या किया, इसे जो है सिंहभूम जिले का जो सोनपुर परगना है, सोनपुर परगना जो है, इनको मिल जाता है, हरनाथ शाही को मिल जाता है। अब ये क्या करता है हरनाथ शाही कि इस परगना में बाहर से लोगों को लेकर आता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बाहर से जो लोग आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, उसमें कुछ सिख शामिल थे, है ना? कुछ मुस्लिम शामिल थे। तो इन लोगों को क्या किया जाता है कि सोनपुर में जो गाँव है ना? सोनपुर परगना में जो गाँव है, तो ये गाँव जो है दे दिया जाता है सिख मुस्लिम को। ये गाँव दे दिया जाता है सिख मुस्लिम को, ठीक है? और यहाँ पर जो जनजाति रह रहे हैं, जो आदिवासी रह रहे हैं, उसमें से मुंडा है ना? बाकी के आदिवासी भी शामिल हैं। उनको जो है नज़रअंदाज किया जाता है। तो उनको नज़रअंदाज करके इन लोगों को ये गाँव की ज़मीन जो है दे दी जाती है, खेती करने के लिए। तो एक ये रीज़न हुआ। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, इन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। अब यहाँ पर आगे ये क्या करता है अनाथ शाही जो है, ये हरनाथ शाही, ये क्या करता है कि सिंधराई मानकी जो है ना? सिंधराई मानकी सिंधराई मानकी जो है, तो इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, है ना? इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और यहाँ पर क्या है कि इनके अंतर्गत 12 गाँव आते थे। 12 गाँव आते थे इनके अंतर्गत, ठीक है? तो इन 12 गाँव को, है ना? इन 12 के 12 गाँव को एक सिख के हाथ में दे दिया जाता है। कहने का मतलब अब क्या है कि सिंधराय मानकी का कंट्रोल इस गाँव में नहीं रहेगा। कौन करता है ऐसा? हरनाथ शाही, जो कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा का भाई है। ओके? तो अब क्या करता है, ये देने का लीज़ पर देता है, मतलब अब क्या है कि सिख इस पर खेती करेगा, जो भी धन होगा वो कमाएगा। ठीक है? एक ये रीज़न हो गया, एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न सिंधराय मानकी से ही जुड़ा हुआ मैं बता रहा हूँ कि सिंधराय मानकी क्या करता है कि एक बनिया, सोनपुर के क्षेत्र का ही एक बनिया होता है, उससे 2 भैंस लेता है ना? 2 भैंस लेता है। अब इस 2 भैंस लेने के बाद पैसे समय पर नहीं देने के कारण क्या किया जाता है कि जो बनिया है, वो सिंधराय मानकी के बहुत से जो गाय भैंस है ना, मवेशी है, तो वो ले लेता है, जितने भी हैं, इनके पास जितने भी गाय भैंस बैल जो भी मवेशी है, वो सब ले लेता है। अब ये क्या करता है कि इसे लगता है खराब कि मैंने 2 भैंस लिए, अब ये तो है मुझ पर अत्याचार कर रहा है, तो किसी तरह से हिम्मत करके ये 2 बैल जो है ले आता है। बस इसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है चोरी के इल्ज़ाम में। इसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है चोरी के इल्ज़ाम में। एक ये हो गया, प्लस
सिंधराय मानकी है ना, सिंधराय मानकी, और एक नाम मैंने बताया था सुरगा मुंडा, सुरगा मुंडा। तो एक सुरगा मुंडा, तो इन दोनों के परिवार के साथ जो है यहाँ के जो दीकू हैं वो छेड़खानी करते थे। इनकी बहन हो गई, इनकी माँ हो गई, तो इन यहाँ के जो दीकू हैं वो छेड़खानी करते थे, सिख मुस्लिम, है ना। तो यहाँ पर ये भी एक रीजन है, एक ये भी रीजन है। ये लोग इतने तंग हो जाते हैं, ये लोग इतने तंग हो जाते हैं कि फाइनली ये जाते हैं, उस समय जो राजा है पोरहाट का जो राजा है, पोरहाट का राजा, इनके पास ये जाते हैं, ठीक है। अब पोरहाट का राजा जो है पहले से ही ये जो है प्रताड़ित है अंग्रेजों से। पोरहाट का राजा क्यों? क्योंकि पोरहाट का राजा का जो पावर है ये अंग्रेजों ने कम कर दिया है। पावर क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ये टैक्स नहीं ले सकता है, इनके आदेशों को प्रभावहीन कर दिया गया है ना। तो अब पोरहाट का राजा क्या करता है, ये फुल्ली सपोर्ट करता है सुरगा मुंडा, सुंदराय मानगी या फिर बाकी के जो आदिवासी लोग हैं। ये बोलते हैं कि तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, जो भी करना चाहो तुम करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा इस चीज में, ठीक है। पोरहाट का राजा ये फुल्ली सपोर्ट दे देता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मीटिंग करना शुरू करते हैं। ये लोग, अब देखिए स्टार्ट हो रहा है ना, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब ये लोग जो है ग्रुप बनाते हैं, ये लोग जो है ग्रुप बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसे सुसंगठित इसीलिए कहा जाता है कि विद्रोह स्टार्ट करने से पहले अचानक से ये विद्रोह स्टार्ट नहीं होता है, ये लोग पहले प्लानिंग करते हैं, है ना। ये लोग पहले प्लानिंग करते हैं, ये लोग पहले ग्रुपिंग करते हैं, है ना। एक कमेटी जैसा ये बनाते हैं और फिर ये एक सभा का आयोजन करते हैं। ये जो है एक सभा का आयोजन करते हैं। देखिए कितना प्लान करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया तो ये लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहले कहा गए जो पोरहाट के राजा हैं, राजा के पास जाते हैं, है ना, और वहां से सलाह लेते हैं। पोरहाट के राजा इनको गाइड करते हैं और बहुत कुछ करने के लिए जो है ये एक तरह से सलाह भी देते हैं। तो फाइनली ये लोग सभा करते हैं, है ना। तो ये जो सभा करते हैं, तो तमाड़ का, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन आता है इससे, तमाड़ का, तमाड़ का जो लंका गांव है, तमाड़ का जो लंका गांव है, यहाँ पर ये सभा करते हैं। इस सभा का आयोजन सिंधराय मानकी का जो भाई है उसका नाम है बिंदराय मानकी, उनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। ये लोग सभा का आयोजन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इस सभा में, और फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि अब जो है उन लोगों पर हमला किया जाएगा जिन लोगों ने हमारी जमीन छीनी है, जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी की है। तो अब क्या होता है कि करीबन 700 से ज्यादा लोग, है ना, 700 लोग करीबन क्या करते हैं कि ये जो है ना, करीबन 700 लोग जो है उन गांवों में हमला करते हैं जो गांव सिंधराय मानकी के द्वारा छीन लिए गए थे, ठीक है। तो उन गांवों पर हमला किया जाता है। डेट है, ये डेट है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1831, है ना, 1831। ये जो है सोनपुर, सोनपुर के कुमांग गांव से स्टार्ट होता है। कुमांग गांव होगा, कुमांग गांव से जो है ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमला कर देते हैं, और हमला करते हैं तो यहाँ पर वो लोग जो कि छेड़खानी में शामिल थे उनकी हत्या कर दी जाती है, गांव को वापस छीन लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विद्रोह तो करना सब चाहता था, जितने आदिवासी थे सभी जो है शोषण का शिकार, शोषण जो है सभी पर होता था, सभी इससे इसका जो है शिकार हो रहे थे, है ना। तो विद्रोह तो सब करना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। ये जो हुआ, ये जो आक्रमण हुआ, ये एक तरह से सभी में इसने ऊर्जा भर दिया, और ये धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही, ये स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, लेकिन इस समय स्टार्ट होने के बाद ये क्या है, इतनी तीव्रता से फैलता है, इतनी तीव्रता से फैलता है कि सिंहभूम से यह स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये छोटा नागपुर खास हो गया, पलामू हो गया, मानभूम हो गया, है ना, इन सभी क्षेत्रों में ये फैल जाता है, इन सभी क्षेत्रों में ये फैल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक जिला आपको याद रखना है, हजारीबाग। उस समय जिला नहीं बना था, हजारीबाग। तो ये जो हजारीबाग है इसमें बड़ी संख्या में जो है अंग्रेज की सेना, अंग्रेज की सेना यहाँ पर थी बड़ी संख्या में, है ना। तो इस कारण से ये जो है क्षेत्र, ये कोल विद्रोह, कोल विद्रोह से अछूता रह गया।
ओके, अनटच्ड। कोल विद्रोह से ये जो है अछूता रह गया। ठीक है, ये जो विद्रोह है तो इसमें प्रसार के रूप में, है ना, देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि रुमाल और रोटी का इस्तेमाल किया गया था 1857 में। ठीक है, ये देखिए बहुत पहले इन लोगों ने प्रतीक का इस्तेमाल किया, और इसमें प्रतीक क्या था इस युद्ध का, इस आंदोलन का? तीर। तीर इसलिए रखा गया, अंग्रेजी सेना जो है, ये लोग जो है बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जनजाति हैं वो परंपरागत जो हथियार होते हैं तीर धनुष, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतीक क्या रखा जाता है? तीर रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक राजा का नाम आता है, अब अंग्रेज इसको दबाना चाहते हैं इस विद्रोह को, तो एक राजा का नाम आता है, राजा राजा जगतपाल। ये जो है ये पिठौरिया का, ये जो है ये पिठौरिया का राजा है। तो ये अंग्रेजों की मदद करता है, ये जो है अंग्रेजों की मदद करता है, और बाद में फिर अंग्रेजों के द्वारा इसे 313 रुपए जो है पेंशन दिया जाता है पर एनम। उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं विलियम बेंटिंग, तो बेंटिक उनके द्वारा ये पेंशन जो है देने की घोषणा की जाती है। राजा जगतपाल, ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने लीड किया था। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है, 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो बुद्धू भगत, एक बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जो है ये सिल्ली के रहने वाले थे, ये जो है सिल्ली के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है छोटा नागपुर खास, इन्होंने जो है छोटा नागपुर छोटा नागपुर खास से इस विद्रोह को लीड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो बुद्धू भगत हैं, तो इस विद्रोह में बुद्धू भगत और उनके परिवार, है ना, उनके भाई हो गए, उनका पुत्र हो गया, इनके साथी संगत हो गए, तो इनकी जो है हत्या कर दी जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कैप्टन कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। कहां से इन्होंने लीड किया था? छोटा नागपुर खास से इन्होंने लीड किया था। बार बार क्वेश्चन आता है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता, तो बुद्धू भगत, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर खास से ही एक व्यक्ति और है, सिंधराय मानकी, सिंधराय मानकी, है ना, तो इन्हीं का साथ था बुद्धू भगत का। ठीक है, बुद्धू भगत का सिंधराय मानकी छोटा नागपुर खास में ही ये लीड कर रहे थे। तो विल्किंसन हो गया यहाँ पर दमनकर्ता, एक तो विल्किंसन हो गया और एक इम्पय हो गया, इम्पय, है ना, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्षेत्र बता दे रहा हूं, जैसे पलामू हो गया, तो पलामू में दुखन शाही आप याद रखिए, दुखन दुखन शाही हो गया। ठीक है, सिंहभूम में, सिंहभूम का जो क्षेत्र है इसमें सुरगा मुंडा, सुरगा मुंडा याद है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने जिक्र किया है, सुरगा मुंडा हो गया। बिंद्राय मानकी जो कि सिंधराय मानकी के भाई हैं, बिंद्राय मानकी, तो इन्होंने सिंहभूम से लीड किया था। मानभूम का जो क्षेत्र है, मानभूम का जो क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है भूमिज जो सरदार थे, तो उन्होंने यहाँ से लीड किया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धू भगत और सिंधराय मानकी। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ कोल लोग इसमें शामिल नहीं थे, बहुत से लोग इसमें शामिल थे, और सबके अलग अलग रीजन थे, सभी जो है किसी ना किसी तरह से शोषित हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर राजा सपोर्ट करता पुरहाट का राजा जगन्नाथ शाह, क्यों? क्योंकि उन्हें जो है टैक्स से इग्नोर कर दिया गया था, बाईपास कर दिया गया था, बहुत सारे रीजंस थे, तो सबके अपने अपने रीजंस थे इस विद्रोह में शामिल होने का। ओवरऑल कॉमन अगर कहा जाए तो यही था कि अंग्रेजों के द्वारा वो शोषित हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा वो जो है शोषित हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि कैप्टन विल्किंसन का नाम आता है, कैप्टन विल्किंसन। तो कैप्टन विल्किंसन जो है बहुत सारे क्षेत्रों में इस विद्रोह का दमन करते हैं, है ना। एक व्यक्ति का नाम नहीं है, मैंने लिखा दमन करता, इससे बिल्कुल नहीं समझना कि एक व्यक्ति ने दमन किया है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में दमन किया है। कैप्टन विल्किंसन है, कैप्टन इम्पे है, कैप्टन बॉर्वे है ना, बहुत सारे नाम है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में कैप्टन विल्किंसन ने जो है विद्रोह का दमन किया है। ओके, फिर भी किसी तरह से 2 महीने तक जो है यहाँ के लोगों ने परंपरागत जो हथियार है तीर धनुष, उससे अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों के पास जो कि
बंदूक है, बारूद वाले हथियार है ना, उसका सामना किया। ठीक है। अब 1832 में क्या होता है कि जो देखिए पहले ही यहाँ पर बुद्धू भगत की मृत्यु हो चुकी है, तो विद्रोह थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन सिंधराय मानकी ये लोग थे। लेकिन 1832 में सिंधराय मानकी सिंधराय मानकी और जो सुरगा मुंडा है, जो सुरगा मुंडा है, ये भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये देखते हैं कि काफी लोग मारे जा रहे हैं ना, अब जो है अंग्रेज हावी होने लगा था, तो काफी लोग मारे जा रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि इतने लोग जो है, इतने हमारे लोगों की मृत्यु हो जाए। तो फाइनली ये जो है समर्पण, आत्मसमर्पण ये कर देते हैं। अब जब ये आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर विद्रोह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। विद्रोह जो है पूरी तरह से ये कमजोर पड़ जाता है और इस तरह से धीरे धीरे ये विद्रोह खत्म हो जाता है। ओके। अब यहां पर समझना है हमें रिजल्ट, इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट ये हुआ, एक तो ये कि इस विद्रोह ने बाकी लोगों को जो है मोटिवेट किया, बाकी लोगों को मोटिवेट किया। और इसी के बाद एक बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है, संथाल विद्रोह। भूमिज विद्रोह भी इसी के बाद देखने को मिलता है ना। तो ये बहुत से लोगों को मोटिवेट करने, इसने मोटिवेट करने का काम किया इस विद्रोह ने। एक ये हो गया। दूसरा रीजन ये है, दूसरा रिजल्ट ये है कि बंगाल का जो सामान्य कानून था उसके जगह पर रेगुलेशन 1833 का रेगुलेशन थर्ड ये लागू किया गया। ठीक है। और जंगल महल का जो क्षेत्र है, जंगल महल का जो क्षेत्र है ना, तो इसको समाप्त कर इसे नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में स्टैब्लिश किया गया और इसका नाम रखा गया दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत, सीमा प्रांत। ओके, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। और इसका जो कंट्रोलर था, जो एडमिनिस्ट्रेटर था, ये गवर्नर जनरल के एजेंट को बनाया गया। और ये पहला एजेंट कौन था? ये पहला एजेंट था विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन। ओके। और इसके बाद क्या है कि जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था को वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ये चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसी के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा प्रांत है, इसको अलग अलग जिलों में बांटा जाता है। 3 जिला, हजारीबाग हो गया, लोहरदग्गा हो गया, है ना, और मानभूम हो गया। 1833 से 34 के बीच ये 3 जिले बनाए जाते हैं। फिर ये जिले अलग अलग भागों में बंटते जाते हैं। ओके। तो ये था रिजल्ट और ये हम लोगों ने पढ़ा कोल विद्रोह। ठीक है। तो कोल विद्रोह से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे ये आप लोगों ने पढ़ा विद कंसेप्ट। कंसेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां रह जाता है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये जस्ट नेक्स्ट क्लास में करवाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ताकि ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ओके। तो मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें। ओके। और जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उसे आप ज्वाइन कीजिए और इन सभी लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए, एग्ज़ाम में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।